31 दिसंबर। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक युग का अंत है। एक ऐसा दिन जब कॉर्पोरेट जगत का एक सुनहरा पन्ना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जी हाँ, ये वही दिन है जब ओरेकल ऑफ ओमाहा कहे जाने वाले वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से रिटायर हो जाएंगे। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। नहीं, असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो साम्राज्य जिसे बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी देकर खड़ा किया है, आखिर उनके बिना दिखेगा कैसा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और भविष्य को समझने के लिए हमें पहले कह सकते हैं उस जबरदस्त मशीन को समझना होगा जिसे वॉरेन बफेट ने तैयार किया है। जब हमने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है, बल्कि 6 दशकों की एक अविश्वसनीय यात्रा है। जरा सोचिए, एक डूबती हुई कपड़ा मिल से शुरुआत हुई थी और आज ये कंपनी अमेरिकी इकोनॉमी का आईना बन चुकी है, अमेरिका की 9वीं सबसे मूल्यवान कंपनी। और हाँ, ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे विश्लेषण में तो ये सामने आया कि बर्कशायर के पास आज लगभग 200 अलग अलग कंपनियां हैं। BNSF रेलवे से लेकर सीज कैंडीज और GIC ओको इंश्योरेंस से लेकर ब्रुक्स के रनिंग शूज तक, सब कुछ। हमने पाया कि बफेट का एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत था। वो उन कंपनियों में पैसा लगाते थे जिनके चारों तरफ एक इकोनॉमिक मोट या आर्थिक खाई हो, मतलब एक ऐसा किला जिसे कोई दूसरा भेद ना सके। और इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण वो है एप्पल, जो बफेट का सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला इन्वेस्टमेंट भी बना। लेकिन हमारे विश्लेषण में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये नहीं थी कि बफेट ने क्या खरीदा, बल्कि ये थी कि उन्होंने उसे कैसे फंड किया। उनका असली सीक्रेट वेपन था इंश्योरेंस फ्लोट। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम का पैसा पहले मिल जाता है और क्लेम का भुगतान बाद में करना होता है। इस बीच का जो पैसा है, बफेट उसी पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा बनाते थे। कमाल है ना? अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ रही है, क्योंकि बफेट के जाने के साथ ही एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही है। 1 जनवरी से बर्कशायर की कमान संभालेंगे ग्रेगरी एबेल। अब देखिए, वॉरेन बफे एक दूरदर्शी निवेशक और एक दार्शनिक थे, वहीं ग्रेगरी एबेल एक ऑपरेशनल एक्सपर्ट हैं जिनका फोकस एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर रहा है। तो ये साफ है कि कंपनी की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे बड़ी चुनौती ग्रेगरी एबल को विरासत में मिली है, वो है कैश का एक पहाड़, लगभग 380 अरब डॉलर का कैश। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नया मैनेजमेंट इस भारी भरकम कैश का करेगा क्या, खासकर ऐसे समय में जब ब्याज दरें गिर रही हैं। तो इतना सारा कैश अपने पास रखना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। और यही सवाल हमें भविष्य की तरफ ले जाता है, जहां हमें एक ऐसा बर्कशायर हैथवे देखने को मिल सकता है जो शायद पहले जैसा बिल्कुल ना हो। सबसे बड़े बदलावों में से एक हो सकता है डिविडेंड, यानी लाभांश की शुरुआत। ये एक ऐसा काम है जो बर्कशायर ने साल 1967 के बाद से आज तक कभी नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी बदल सकती है। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बर्कशायर धीरे धीरे एक नॉर्मल कॉरपोरेशन की तरह काम करना शुरू कर देगा। ज्यादा फाइनेंशियल जानकारी देना, एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक औपचारिक डिविडेंड पॉलिसी। और हाँ, बफेट के वो मशहूर वार्षिक पत्र जो फिलॉसफी से भरे होते थे, अब वो शायद सिर्फ नंबरों और आंकड़ों की कहानी बनकर रह जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात यही है, देखिए, ऑफिस वही रहेगा, काम करने का तरीका वैसे ही रहेगा और फिलॉसफी भी काफी हद तक वही रहेगी, लेकिन वो इंसान जा रहा है जिसने पिछले 60 सालों से इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर रखा था। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जिसका जवाब सच कहूं तो किसी के पास नहीं है। क्या बर्कशायर की वो आर्थिक खाई, उसका भरोसा, उसका धैर्य, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, उस इंसान के बिना भी उतने ही गहरे रह पाएंगे जिसने इन सबको अपनी पहचान दी थी?